इंसानों की दुनिया से भी अलग एक दुनिया थी। वो थी नाग नागिन का नागलोक, जहाँ वो रहते थे। ऐसे ही शाम का समय था। नागिन महेश्वरी, जो कि शिव की भक्त थी, वो प्राचीन शिव मंदिर में उनकी पूजा कर रही थी। तभी उसकी सुंदरता को देखकर उड़ता हुआ बाज शाका उसके करीब आता है और नागिन का हाथ पकड़कर कहता है, तुम तो बेहद ही खूबसूरत हो। तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। बाज, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इस मंदिर में प्रवेश करके मेरा हाथ पकड़ा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे प्यारी नागिन, इतना गुस्सा करना तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के लिए ठीक नहीं है। भूलो मत कि हम इच्छाधारी नागिन हैं, तुम्हें अपना दुश्मन मानते हैं। भले ही सदियों से बाज और नागिन दुश्मन हो, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये बोलकर महेश्वरी अपने नागिन रूप में आकर उसे दबोच लेती है और बोलती है, बता, क्या अब भी तू मुझे पसंद करेगा? हाँ, करूँगा, क्योंकि मैं इस मंदिर में नहीं, तुम्हारे दिल में आया हूँ। तुम्हारी गलतफहमी मैं अभी दूर कर देती हूँ। ये बोलकर महेश्वरी फिर से उस पर वार करती है। तभी बाज शाका बोलता है, ऐसा क्या? अब तुम मेरा वार देखो। शाका भी अपने बाज रूप में आ जाता है और महेश्वरी को अपने पंजे मारने लगता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें कभी नागिन अपने डंक से बाज को मारती है तो कभी बाज अपने पंजों से नागिन को खरोच मारता है। इसी बीच दोनों हवा में से नीचे गिर पड़ते हैं और इंसानी रूप में आकर कहते हैं, देखो, कहा था ना मत लड़ो। तुम मुझसे लड़ने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए बनी हो। खाम का इतनी चोटें आ गई। अब मुझे कितना बुरा लग रहा है। देखो, मैं बेवजह मौत किसी को नहीं देती। अच्छा होगा तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना नजारा तो देख ही चुके हो। तुम्हारे साथ मुझे पहली मुलाकात की पहली लड़ाई अच्छी लगी। अब मैं चलता हूँ। शाका उड़कर चला जाता है। अगले दिन महेश्वरी की लड़ाई एक नेवले से हो रही होती है। दोनों ही बहुत ताकतवर होते हैं। एक के बाद एक दूसरे पर खतरनाक वार करते हैं। महेश्वरी उस नेवले को डसती है। नेवला भी अपनी शक्तियों से नागिन को मारकर खाई की ओर धकेल देता है, जिससे नागिन एक पेड़ के सहारे लटक जाती है और अपना विशाल रूप धारण करने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोर होने के कारण वो ऐसे नहीं कर पाती और बोलती है, ये क्या, नेवले के पंजे मुझ पर जहर की तरह असर कर रहे हैं, जिससे मेरी शक्तियां कमजोर हो गई हैं। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो, मुझे इस खाई से बाहर निकालो, मुझे ताकत दो। महेश्वरी ऐसा बोलकर नागिन रूप में आकर खाई से बाहर आती है कि बेहोश होकर वापस खाई में गिर जाती है। तभी शाका की नजर महेश्वरी नागिन पर पड़ती है और उसे अपने पंजे में दबाकर ऊपर की ओर ले आता है और कहता है, महेश्वरी, महेश्वरी, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? मैं जानता हूँ बाज और नागिन एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन तुम और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं और तुमसे शादी करके ही मैं रहूंगा। शाका अपनी शक्ति से उसे होश में लाने की कोशिश करता है, जिसके बाद महेश्वरी की आंखें खुलती हैं। तभी उसके सामने से चला जाता है और दूर से उड़ते हुए बोलता है, शुक्र है इसने मुझे नहीं देखा, वरना बोलती कि तुम्हारे हाथों से बचने से अच्छा है कि मैं मर जाती। ऐसे ही वक्त बीतता है। धीरे धीरे महेश्वरी शाका के ख्यालों में खो जाती है, उसे बंद करने लगती है। कभी वो शाका को दूर से निहारती है तो कभी शाका उसे दूर से ताड़ता है। एक रात दोनों एक दूसरे से गुफा में टकरा जाते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ कैसे? तुम बताओ, कहीं तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तो नहीं आ गई, या फिर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम बाज पर नजर रखने आई थी। हाँ। महेश्वरी जाती है कि उसका पैर फिसल जाता है और बाज उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। वहीं गुफा के बाहर शाका का दुश्मन मारकाट, जो कि एक बाज था, वो बोलता है, अगर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो शाका की शक्तियां बढ़ जाएंगी। वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मुझे इन दोनों को अलग करने के लिए कुछ करना ही होगा। कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे को इकरार करते हैं। शाका, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी मैं अपने नागलोक के खिलाफ जाकर तुम्हें अपने प्यार के रूप में अपनाती हूँ, और मुझे पता है उस दिन तुमने ही मुझे बचाया था। मैं जानता था महेश्वरी, एक दिन तुम मेरे प्यार को जरूर समझोगी। ये बोलकर दोनों गले लग जाते हैं। वहीं मारकाट महेश्वरी का रूप धारण करके शाका की माँ को मार कर चला जाता है। तभी शाका खुश होकर उड़ते हुए अपनी माँ के पास आता है। माँ, मैंने महेश्वरी को मना लिया, अब वो भी मुझसे प्यार करती है। माँ, माँ।
तुम्हारी ये हालत किसने की माँ? शाका की माँ जब तक कुछ कहती हैं वो मर जाती हैं। तभी शाका अपनी माँ की आंखों में उसके कातिल को देखता है और हैरानी से कहता है, क्या माहेश्वरी? माहेश्वरी ने मेरी माँ को मारा? मेरा प्यार ही मेरा दुश्मन बन गया। महेश्वरी, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माँ की मौत ने शाका को अपना प्यार भुलाने पर मजबूर कर दिया और गुस्से की आग में वह महेश्वरी के पास जाकर सीधा पंजा मारता है, जिससे महेश्वरी गिर जाती है और बोलती है, आह शाका, ये क्या है? तुम मुझे मार क्यों रहे हो? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो नागिन, तुम्हारा सारा छल समझ गया हूं मैं। मुझे प्यार में हाँ इसलिए किया ताकि मेरी माँ को मार सको। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। शाका, तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी माँ को जानती भी नहीं हूँ और मुझे नागिन क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारा प्यार तुम्हारी महेश्वरी हूँ और मैंने तुमसे कोई छल नहीं किया। अपनी बकवास बंद करो नागिन, मैं ही गलत था जो तुमसे प्यार कर बैठा। आखिर दो दुश्मन प्यार कर ही नहीं सकते। शाका ऐसा बोलकर उड़ते हुए अपने मुंह से उस पर आंख फेंकता है, जिसके बाद महेश्वरी भी अपने नागिन रूप में आकर उससे लड़ती है और मुंह से आग उगलती है तो कभी उसे जकड़ लेती है। अगर ऐसे ही है तो अब तुम मेरा वार देखोगे, एक नागिन का। महेश्वरी इतना बोलकर शाका को डसने की कोशिश करती है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और भयंकर तरीके से एक दूसरे को मार देते हैं। मरते हुए महेश्वरी बोलती है, यकीन नहीं होता है, जिससे मैंने प्यार किया उसी ने मुझे मार दिया। मैं तुमसे बदला लूंगी शाका, तुमसे बदला लूंगी। मैं भी नागिन। ये बोलकर दोनों मर जाते हैं, लेकिन बदले की आग में दोनों, शाका भूतिया बाज बनकर वापस लौटता है और महेश्वरी चुड़ैल नागिन, दोनों फिर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और बोलते हैं, मैं आ गई। नागिन अपना इंतकाम पूरा करने वापस आ गई। नागिन, तू अकेली नहीं लौटी, भूतिया बाज भी लौट आया है जो तेरा सर्वनाश कर देगा। हा 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 हा। दोनों के बीच फिर से घमासान युद्ध होता है और मरने के बाद उनकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। मौसम खराब होने की वजह से शाका बोलता है, चुड़ैल नागिन, तेरी किस्मत अच्छी है, तू बच गई, लेकिन कल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर भूतिया बाज उड़ जाता है। वहीं रेंगते हुए नागिन दूसरी गुफा में आ जाती है, जहां मारकाट बोलता है, आखिर मेरा षड्यंत्र पूरा हुआ। वो महेश्वरी नागिन और बाज को मैंने अलग कर ही दिया। अब कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। हा 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 हा। इसका मतलब ये सारी साजिश इस बाज की थी, लेकिन ये है कौन? महेश्वरी इतना कहते हैं नागिन रूप में आकर उस मारकाट को अपने कुछ में जकड़कर भूतिया बाज के सामने पटक देती है और बोलती है, बता कौन है तू? क्यों तूने मुझसे शाका को अलग किया और शाका की माँ को मारा? बता, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। मारकाट तू? बताता हूँ। मैंने ये सब तुम दोनों को अलग करने के लिए किया, क्योंकि तुम दोनों के मिलन से शाका और शक्तिशाली बन जाता है, जो कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ बाज है। इसीलिए मैंने शाका की माँ को मार डाला, जिससे शाका को तुम पर शक हो। देखा शाका, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हारे बाज होने के बाद भी मैंने तुमसे प्यार किया, जिसका मुझे ये सिला मिला। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ। आओ हम शादी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पहले इस मारकाट को मारना होगा। नागिन चुड़ैल इतना कहते ही उसे डसती है, फिर भूतिया बाज भी उसे नोच नोच कर मार डालता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और कहते हैं, आखिर मरने के बाद भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा ना। क्या करूं खूबसूरत चुड़ैल नागिन, तुम्हारे प्यार ने मुझे तुम्हारी पूंछ की तरह अब भी जकड़ा हुआ है। अच्छा ऐसे? प्रतापगढ़ गांव में लोगों का बसेरा था, पर उसी गांव में एक खाली खंडहर जैसा घर था। लोगों की ऐसी मान्यता थी कि वहां 3 चुड़ैलों का बसेरा है, जो हर रात वेश बदलकर लोगों को मारने के लिए बाहर निकलती हैं। इसलिए शाम होते ही कोई भी इंसान वहां से नहीं गुजरता था। एक रात तीनों चुड़ैल आपस में बात करते हुए कहती है, ए बबली, भूख के मारे मेरे पेट में कलबली मच रही है। तो यहाँ क्यों खड़ी है? अपने उल्टे पैरों और सड़ी हुई खोपड़ी का इस्तेमाल करके शिकार पकड़ ला, ताकि हम दोनों भी पेट पूजा कर लें। आहा, मैं तुम्हें मूर्ख चुड़ैल दिख रही हूँ क्या, जो तुम्हारी भूख भी मैं मिटाऊं? कोई किसी का नहीं होता। अब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं।
दोनों चुड़ैल बहनों में बहस होने लगती है, जिसे देखकर तीसरी चुड़ैल मंजीरा कहती है, आहा, ये क्या ताल कटोरा स्टेडियम खोलकर बैठ गई। जब देखो दोनों ची 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 किए रहती हो, तंग आ गई हूँ मैं। मंजीरा मेरा नाम है, पर पूरी रात तुम दोनों झाल मंजीरों की तरह शोरगुल करती हो। तुम दोनों की सड़ी आंतों को भरने का ठेका मैंने ही लिया है क्या? शिकार के साथ पकड़ा पकड़ी खेलकर मेरी ये शीला की जवानी पुरानी होती जा रही है। ठीक है, अब रोना धोना बंद करो। आज बबली शिकार लाएगी। ठीक है, पर जाने से पहले बबली अपनी फेयर एंड लवली तो लगा ले। ये देखकर बबली चुड़ैल बाहर निकलकर देखती है। तभी एक जवान लड़का वहाँ से गुजर रहा होता है, जिसे देखकर वो कहती है, शिकार सामने से चलकर मेरे पास आ रहा है। चल बबली, जल्दी से मंदाकिनी में ढल जा। इतना कहकर चालाक चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और गुनगुनाते हुए कहती है, दिल पर्दा फाश है, नीयत तैयाश है, ना बन शरीफ तू, बबली बदमाश है। चुड़ैल के गाने की आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ती है, वो आकर्षित होकर चुड़ैल के पास आ खड़ा होता है और कहता है, हे गॉर्जियस, कौन हो तुम? तुम्हारी चाहत। लगता है तुम इस गांव में नए आए हो। हाँ, वो मैं एक शादी अटेंड करने आया हूँ, पर सोचा नहीं था इस गांव में इतनी खूबसूरत बला से टकरा जाऊंगा। अब पूरी रात यहीं खड़े होकर बातों में वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? ये मेरा घर है, अंदर चलो। चुड़ैल के बिछाई छलावे के कारण रॉकी को खंडर घर एक आलीशान घर में नजर आने लगता है और वो चुड़ैल के साथ घर के अंदर चला जाता है। तभी दरवाजा भी बंद हो जाता है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहती है, ले आई मैं शिकार, जल्दी से इसको खाकर मुझे भी परोसो। एक साथ तीन भयानक चुड़ैल को देखकर रॉकी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पसीने में लथपथ होकर कंपकपाते होठों से बोलता है, तुम तीनों चुड़ैल हो? आखिरी बार भगवान को याद कर ले, क्योंकि अब तू हमारे पेट में जाने वाला है। चलो मैं ही शुरुआत कर देती हूँ। नहीं, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अभी तो मैंने ठीक तरह से दुनिया भी नहीं देखी। रॉकी अपनी जान बचाने के लिए खूब गिड़गिड़ाता है, पर तीनों चुड़ैल उसे मारकर खा जाती हैं। ऐसे ही हर रात वो तीनों चुड़ैल जाल बिछाकर लोगों को मारती हैं। एक रात उस गांव का एक आदमी साइकिल पर सवार होकर उसी भूतिया घर के आगे से गुजरते हुए बोलता है, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। खुद को ले संभाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे चाचा, हो जा तू भी फालतू। तीनों चुड़ैल उस आदमी के गोल गोल चक्कर काटने लगती है और वो डर के मारे आदमी थरथराते हुए बोलता है, चुड़ैल भाग सोहन, वरना ये चुड़ैल आज तुझे मार कर खा जाएगी। तू हमें चकमा देकर नहीं भाग सकता। ए शीला, चल गाना गा, ताकि मरने से पहले इसका मनोरंजन तो हो जाए। माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, खत्म तेरी कहानी। बस इतना बहुत है, ज्यादा ताल से ताल मत मिला, जिला नहीं हिलाना। अरे कितना अच्छा नाच गाना करती हो तुम तीनों, हैं? ये लफ्फू चनो, इसकी बातों में मत आना। हमारे नाच गाने की तारीफ करके ये यहाँ से दुम दबाकर भागना चाहता है। हमसे होशियारी, अब तो हम तेरे चिथड़े कर देंगे। पर तुम तीनों चुड़ैल मुझे मारकर किस बात की दुश्मनी निकालना चाहती हो? वो सब जानना तेरे लिए जरूरी नहीं। ये कहकर तीनों चुड़ैल उसे घसीटते हुए अपने खंडहर घर में ले जाकर उस पर एक साथ धावा बोल देती हैं और उसे मारकर खाकर अपनी भूख मिटाती हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में बुरी तरह से खौफ छा जाता है। तभी एक दिन सभी गांव वाले वहां के सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी, आखिर ये चुड़ैलें गांव वालों को क्यों मार रही हैं? आप इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इतने बरसों से आप यहीं रह रहे हैं। आखिर क्या कहानी है इस खंडहर वाली चुड़ैल की? ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। मेरे ही किए की सजा गांव वालों को अपनी जिंदगी से हाथ धोकर चुकानी पड़ रही है। बुजुर्ग सरपंच गांव वालों को सब कुछ बताने लगता है। बात कई वर्षों पहले की है। बबली, मंजीरा और शीला की माँ छोटा मोटा काम करके तीनों का पेट भरती थी। पति तो पहले ही मर चुका था। एक रोज माँ ने भी आंखें मूंद ली, जिसे देखकर तीनों बहनें बिलख बिलख कर रोते हुए कहती हैं, पहले पिताजी और अब माँ भी हमें छोड़कर चली गई। अब हमारे लिए खाना कौन लाएगा? मैं लाऊंगी, तुम दोनों चिंता मत करो, अभी तुम्हारी दीदी जिंदा है। मंजीरा अनपढ़ थी
पर ईश्वर की देन से वो अच्छा नृत्य करना भली भांति जानती थी। अब वो शादी ब्याह में नाच कर अपनी बहनों का भरण पोषण कर लेती थी। धीरे धीरे उसकी दोनों बहनें बड़ी हो गईं और नाच गाने में उसका साथ देने लगी। ये सब कुछ देखकर गांव वाले भड़क कर सरपंच के पास आकर कहते हैं, सरपंच जी, आपको कुछ अता पता भी है कि गांव में क्या चल रहा है? पहले तो सिर्फ वो मंजीरा ही थे रखती थी, पर अब उसकी दोनों बहनें भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। इससे पहले कि हमारी थू हो, कुछ कीजिए। अगर आपके बस की नहीं तो ये फैसला हम पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ मूरत बनकर उन तीनों बहनों की अश्लीलता देख सकते हैं। बस करो, चलो आज मैं उनका अंतिम फैसला करूंगा। सरपंच गांव वालों के साथ तीनों बहनों के घर आकर दरवाजा खटखटाते हुए उन्हें बाहर बुलाकर कहता है, मैंने तुम तीनों बहनों को पहले भी चेतावनी दी थी, पर अगर अब भी तुमने ये नाच गाना नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। सरपंच जी, ये नाच गाना करके ही हम अपना पेट पालते हैं। मैं अपना फैसला पहले ही बता चुकी हूँ। तो फिर ठीक है, गांव वालों, इन तीनों बहनों को इनके घर के साथ आग लगा दो, यही इनका अंजाम है। सरपंच के कहते ही गांव वाले उन्हें एक साथ बांधकर घर को आग लगा देते हैं और मरने के बाद वो तीनों बहनें चुड़ैल बनकर अपना प्रतिशोध लेती हैं। चुड़ैल की हुई दर्दनाक मौत की सच्चाई से वाकिफ होकर सविता कहती है, और तब से आप सबके किए की सजा हम भुगत रहे हैं। सविता ये बोल ही रही होती है कि तभी आसमान काले बादलों से घिर जाता है और तूफानी हवा के बवंडर के साथ दिन अंधेरे में ढल जाता है। तभी तीनों चुड़ैल उड़ते हुए सविता को उठाकर अपने भूतिया घर में ले जाती है। दौड़ते हुए सरपंच भी उस घर में कदम रख देता है और कहता है, नहीं, रुक जाओ, छोड़ दो उसे। तूने हमें छोड़ा था, जो हम इसे छोड़ दे। तुम सबको तो मार ही चुकी हो, क्या चाहती हो अब? तुझसे बदला अपनी मौत का। हम तुझे वैसे ही जलाकर मारना चाहती हैं जैसे तूने हमें मारा था। अगर इससे बाकी गांव वालों की जिंदगी बचती है तो मार डालो मुझे और ले लो अपना बदला। सरपंच के इतना कहते ही चुड़ैल सविता को छोड़कर सरपंच को घेर कर अपने मुंह से आग उगलकर उसे भस्म कर देती है और कहती है, अब हमारा बदला पूरा हुआ, अलविदा। ये कहकर तीनों चुड़ैल गोल गोल घूमकर हवा में गायब हो जाती हैं, जिसके साथ चुड़ैलों का भूतिया घर भी गांव की जमीन से अदृश्य हो जाता है और गांव वाले बेफिक्र रहने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तब वो इसी दुनिया में अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकता रहता है। ऐसी ही कहानी है काशीपुर की। काशीपुर कहने को बहुत ही सुंदर गांव था, लेकिन जितना सुंदर वो दिन में था उतनी ही उस गांव की रात काली और भयानक थी। सभी गांव वाले खुशी से एक साथ रह रहे थे। एक रात रमेश नाम का लड़का, जिसकी उम्र 18 साल थी, वो अपनी मामी के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जो कि आइसक्रीम बेचते हुए गाना गा रही थी। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, उसको रिझाऊंगी, चोलों में भर के जिया चिल भी कराऊंगी, जो होगा मेरा पिया। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि रमेश उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था और उसके गाने का जवाब देते हुए रमेश बोलता है, जो हाल है तेरा वो हाल है मेरा, ये तूने जाने मन क्या किया। रमेश की आवाज सुनकर वो गाना गाना बंद कर देती है और आइसक्रीम बेचने लगती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? हाँ, आइसक्रीम तो चाहिए, लेकिन तुम अपने इतने खूबसूरत हाथों से दोगे तो कहीं वो आइसक्रीम पिघल के नीचे न गिर जाए। एक आइसक्रीम दे दो अब जल्दी से। अगर पिघल भी गई तो क्या हुआ, मैं दूसरी ले लूंगा। दोगी ना? उसकी ये बात सुनकर वो एक लड़की से चुड़ैल बन जाती है और हंसने लगती है। हंसते हंसते वो चुड़ैल रमेश से बोलती है, तू एक नहीं, तू मेरी आइसक्रीम के फ्रिज में ही आ जा। तू सारी आइसक्रीम खा लियो, और वैसे भी तुझे तो मैं बहुत पसंद थी, इसलिए तो तूने मेरे गाने का जवाब दिया। उसका इतना भयानक रूप देखकर रमेश की डर से सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और डरते हुए वो बोलता है, चुड़ैल, बाप रे बाप, ये तो एक चुड़ैल निकली। भगवान मुझे बचा ले, भाग रमेश, इससे पहले ये तुझे मारे। रमेश भागने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही रमेश भागता है कि तभी चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके उसको पटकते हुए अपने पास लाती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है। गर्दन तोड़ने के साथ वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसके बाद रमेश के शरीर को वो अपनी आइसक्रीम के फ्रिज में डालकर आगे की तरफ निकल जाती है
और जब सुबह होती है तो रमेश की गर्दन काशीपुर के गांव में पड़ी हुई देख गांव के सभी लोग डर गए और आपस में बात करने लगे। अरे देखो, ये तो अपन रमेशवा का गर्दन है। आखिर एका कौन मारा है? एका शरीर तो है ही नहीं, एका खाली गर्दन गर्दन पड़ा हुआ है। अरे भोलवा भैया, तुम तो सही कहा तो। एका शरीर नहीं है, लागत है कि वो चुड़ैल वापस आ गई है। हमें अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए कछु करे के चाहिए। इतना कहकर वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और रात के घने अंधेरे में वो चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की बनकर एक बार फिर बाहर निकलती है और गाना गाते हुए आइसक्रीम बेचती है। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, उसको रिझाऊंगी, शोलों में भर के जिया, चल भी कराऊंगी, जो होगा मेरा पिया। उसकी ये आवाज सुनकर एक और आदमी उसके पास आइसक्रीम लेने के लिए आता है। चुड़ैल उसको आइसक्रीम देते हुए एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। पहले तो वो आदमी चुड़ैल की तरफ नहीं देखता, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम अपने हाथ में लेता है, उस आइसक्रीम के ऊपर किसी इंसान की उंगली देखकर वो चौंक जाता है और चौंकते हुए चुड़ैल की तरफ जैसे ही देखता है वो डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाता और चुड़ैल एक बार फिर उसको रमेश की तरह भयानक मौत दे देती है। अब काशीपुर गांव में आए दिन ऐसे ही लाशें नजर आने लगी और ये सब देखकर पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। गांव का मुखिया डरते हुए अपने गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, वो वापस आ चुकी है। हमारे गांव में आए दिन किसी न किसी की लाश मिल रही है। हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन हम करें भी क्या? जिस तांत्रिक बाबा ने उसको कैद किया था वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। अब उस चुड़ैल से सामना कौन करेगा? हमारा तो अंत निश्चय है। मुखिया जी, मेरे बाबा एक तांत्रिक हैं। क्यों ना मैं अपने बाबा को यहाँ पर बुला लूं और हमारा अंत नहीं बल्कि उस चुड़ैल का अंत होगा। इतना कहकर भूमिका अपने बाबा के पास जाती है और अपने बाबा को लेकर अपने गांव में आ जाती है। उसके बाबा अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम नमो सिरोही आइसक्रीम चुड़ैल यहाँ प्रकट हो। ओम नमो सिरोही आइसक्रीम चुड़ैल यहाँ प्रकट हो। उसके मंत्रों के उच्चारण से चुड़ैल वहां आती है और गुस्से में उससे बोलती है, तांत्रिक, तुझे क्या लगा कि तू मुझे अपने मंत्रों का उच्चारण करके यहाँ पर बुलाएगा और अपने बस में कर लेगा? नहीं तांत्रिक, मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं तुझे एक पल में नष्ट कर दूंगी। तू मुझे सब कुछ सच बता दे, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और रही मेरी बात, तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती चुड़ैल। तांत्रिक की बातों का चुड़ैल पर कोई भी असर नहीं होता, जिस वजह से तांत्रिक अपने मन में चुड़ैल को कमजोर करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। धीरे धीरे चुड़ैल कमजोर होने लगती है और उसके शरीर पर निशान आने लगते हैं। खुद को कमजोर होता हुआ देख चुड़ैल तांत्रिक से बोलती है, बताती हूँ तांत्रिक, बताती हूँ। मैं मोहिनी इस गांव में आइसक्रीम बेचा करती थी, लेकिन इन गांव वालों ने मुझे बहुत ही भयानक मौत दे दी। जरूर तेरी कोई गलती होगी, तभी इन लोगों ने तुझे मारा है। सच बता, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैं आइसक्रीम बेचा करती थी, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने थे। मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बनना चाहती थी और इसलिए मैंने पैसे कमाने का गलत रास्ता चुन लिया। मैं दिन में तो आइसक्रीम बेचा करती, लेकिन रात के समय मैं काला जादू किया करती थी और लोगों के घर से पैसे चुरा लिया करती थी। लेकिन ये बात जब गांव में पता चली तो इन गांव वालों ने मुझे बेहोश कर दिया, जिसके बाद यहाँ के एक तांत्रिक ने मेरे ऊपर मंत्र फूंक कर मेरे सर में एक मंत्रों वाला कील ठोक दिया। कील ठोकने के बाद इन सभी लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया। उस दिन मैं मरी नहीं थी, बस मैंने अपना शरीर छोड़ा था। अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। इन गांव वालों की कोई गलती नहीं है। तू काला जादू करती थी, इसलिए इन लोगों ने अपने बचाव के लिए तेरे साथ ऐसा किया। तू इन सबको छोड़कर चली जा। चुड़ैल उसकी बात नहीं मानती और अपनी आइसक्रीम के फ्रिज को छिपाते हुए तांत्रिक के ऊपर हमला करने लगती है। तांत्रिक अपना और अपने गांव वालों का बचाव करता है और चुड़ैल के ऊपर वार करता है, लेकिन चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता। अचानक तांत्रिक के आग का गोला जैसे ही चुड़ैल की फ्रिज पर गया, तभी चुड़ैल तिलमिला उठी। ये सब देख तांत्रिक अब समझ चुका था कि ये चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है और इसकी आत्मा इसके आइसक्रीम बेचने वाले फ्रिज में है। तांत्रिक अपने झोले में से गंगा जल निकालता है और झट से चुड़ैल के फ्रिज में गंगा जल डाल देता है, जिसके बाद चुड़ैल का आइसक्रीम वाला फ्रिज जलने लगता है
और उस फ्रिज के साथ साथ चुड़ैल भी जलकर मर जाती है। मरते हुए चुड़ैल धमकी देते हुए जाती है। तांत्रिक, तूने मेरे साथ सही नहीं किया। मैं वापस आऊंगी और तेरे साथ इस पूरे गांव को नर्क बनाकर जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल जलकर मर जाती है। इस तरह काशीपुर को उस भयानक चुड़ैल से मुक्ति मिल गई थी और अब सब खुशी के साथ एक साथ रहने लगे।